हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सेल को। सेल को सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं हम किसी भी चीज की। हिस्ट्री जानने के बाद हम उसके बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, जितना भी इंपॉर्टेंट है आपका वो पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। आप बुक लेकर साथ में बैठिए ताकि जितना भी मेरे में अंडरलाइन है वो आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लो, और जो मैं एक्स्ट्रा नोट डाउन करूं वो भी आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कब? 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल एक कॉर्क में देखी थी। ठीक है, ये बार्क होती है, एक प्लांट से बनती है। जैसे आपने देखा होगा जो बॉटल्स होती है उनके ऊपर एक लिड लगाई जाती है, लकड़ी जैसी लिड दिखती है, उसे हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो कॉर्क उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो उन्होंने क्या देखा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। हमने हेक्सागन बनाए हैं, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर दिखा इन्हें इसमें। ठीक है, ये हनी बी के हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा ऐसा ही स्ट्रक्चर उन्होंने कॉर्क में देखा और बोला ये क्या है? छोटे छोटे स्मॉल रूम जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो ये इन्हें स्मॉल रूम या सेलुला बोला। क्या बोला? सेलुला। और इसी से वर्ड बना सेल। ठीक है, यानी सेल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम्स। ठीक है, स्मॉल रूम लाइक स्मॉल बॉक्सेस टाइप का जो स्ट्रक्चर देखा रॉबर्ट हुक ने उसे ही सेल बोलते हैं। इस तरह से डिस्कवर हुई सेल। और उसके बाद और डिटेल में जानते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बने होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से ही बने होते हैं। छोटी छोटी सेल्स मिल करके पूरी बॉडी बनाती हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तभी हम इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, वो उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल। ठीक है, और हम क्या है जो बहुत सारी सेल से बने हुए हैं वो है मल्टी सेलुलर एनिमल। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे हम लिविंग बीइंग्स को कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर डिवाइड करेंगे तो दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इसके आगे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अभी इसमें आएगा भी आपका चैप्टर में नेक्स्ट। यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास ये सब आएगा। मल्टीसेलुलर में जितने भी विजिबल एनिमल है, जितने भी विजिबल काउ, कैट, मैन, कुछ भी, वो सब आएगा मल्टीसेलुलर में। नेक्स्ट आपके चैप्टर में यहाँ पे इन्होंने एक अनियन पील लिया है। ठीक है, अनियन को जब हम पील करते हैं और उसमें एक बहुत बारीक सी पन्नी जैसा स्ट्रक्चर निकालते हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट सा होता है। कभी अगर आपने खेलते खेलते निकाला होगा अनियन पील, और उसमें से अंदर की तरफ से एक पन्नी जैसा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को अगर हम स्टेन करेंगे, कोई कलर से रंगेंगे, आयोडीन से, सैफ्रोनिन से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। कहीं पर डार्क कलर आ जाएगा, कहीं पर लाइट कलर रहेगा, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें अपने माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा। तो ये जो ये हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये पूरा क्या है? एक सेल है, और इस सेल के अंदर ये डार्क कलर का डॉट क्या है? न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, केंद्र, सेंटर, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जब हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसे देखते हैं सेल को। ठीक है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? ये स्ट्रक्चर्स आपके एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल के बारे में, ये एक सिंगल सेल है। अगर एक सिंगल सेल अकेले एग्जिस्ट करती है तो उसे सिंगल सेल एनिमल बोला जाएगा, और अगर वो बहुत सारी सेल मिलकर सरवाइव करती हैं तो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। क्लियर? सिंगल सेल में क्या एग्जांपल है? अमीबा,
क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड। मल्टीसेलुलर में फंगी, प्लांट, एनिमल, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस यहाँ पर? अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अब बात करते हैं कि सेल्स दिखती कैसे, क्या ये हमेशा हेक्सागन के शेप में होती हैं जैसे कि रॉबर्ट हुक ने देखी थी? नहीं, ये हमेशा हेक्सागन के शेप में नहीं होती हैं, एक आइडियलिस्टिक शेप हम बना लेते हैं, बट इनका साइज एंड शेप कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ये ऑस्ट्रिच के एग के बराबर बड़ी या फिर एकदम माइक्रोस्कोपिक नेचर की हो सकती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने लायक इतनी छोटी भी होती हैं और ऑस्ट्रिच के एग जितनी बड़ी भी होती हैं। तो साइज का कोई भी इसमें फिक्स नहीं है एंड इवन शेप भी फिक्स नहीं है। ह्यूमन के अंदर ही मिलने वाली डिफरेंट सेल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। स्मूथ मसल सेल देखिए इस तरह की, कोन शेप्ड लॉन्ग है। ब्लड सेल जो है वो सॉसर शेप्ड है, प्लेट की जैसी होती है। नर्व सेल का शेप तो बिल्कुल ही अलग है, किसी पेड़ जैसा दिख रहा है। फैट सेल सर्कुलर है। बोन सेल, ओवम सेल एंड स्पर्म सेल, सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो शेप एंड साइज किसी भी सेल का फिक्स नहीं होता है, इट वेरीज। ठीक है, उसके बाद में अब सेल के बारे में और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, सेल बनी कैसे होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, या उसके अंदर क्या क्या होता है, वो अब हम देखेंगे। एक सेल का स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं जो आपकी ही बुक में नीचे की तरफ है। ये एक सेल बनी हुई है, ये एक सेल है। इस सेल में अगर ध्यान से देखोगे एक एनिमल की सेल है, ये एक एनिमल सेल है। इसमें सबसे बाहर ये जो कवरिंग बनी हुई है, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब इस कवरिंग के अंदर एंटर करते हैं हम, तो ये ब्लू कलर का जो लिक्विड सा भरा हुआ है पूरे में, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है एक एक करके। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना है? न्यूक्लियस, ये सबसे सेंटर में, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बिल्कुल जुड़ी हुई होती है न्यूक्लियस के पास में ही। एंड राइबोसोम एंड लाइसोसोम्स को हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल सेल की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मैं बार बार यहाँ पे एनिमल सेल वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, सभी की नहीं। ठीक है, प्लांट सेल की नहीं है ये। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है। क्लियर? तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। The outermost covering of the cell that separates the component of the cell from its external environment. ठीक है, ये इसके external environment से इसे अलग करती है। बाहर से क्या अंदर आएगा और अंदर से क्या बाहर जाएगा, इसको भी कंट्रोल करती है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कौन सी चीज अंदर आ सकती है और कौन सी चीज नहीं आ सकती है, ये वो सेलेक्ट करती है। परमेबिलिटी है उसके अंदर, बट सेलेक्टिविटी भी है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। क्लियर? और ये बनी कैसे होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से बनी हुई होती है। अब इसमें चीजें अंदर बाहर कैसे जाती हैं, उसके लिए मैकेनिज्म क्या होती है, दो तरह से अंदर या बाहर जाती हैं। एक तो एनर्जी खर्च करके, यानी कि एक्टिवली अंदर जाती हैं, और दूसरा पैसिवली अंदर जाती हैं, जब किसी भी तरह की कोई एनर्जी यूज नहीं करती हैं। तो पहले देखते हैं पैसिवली कैसे जाती हैं अंदर। ये हो गया CO2, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं। कैसे जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, जिधर कंसंट्रेशन इनका हाई होगा उसके अपोजिट साइड में मूव कर जाएंगे।
अगर सेल के अंदर इनका कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये सेल के बाहर चले जाएंगे, अगर सेल के बाहर इसका कंसंट्रेशन हाई होगा और सेल के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो ये सेल के अंदर मूव करके आ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, जिस तरफ कम होगा उस तरफ को डिफ्यूज हो जाएंगे ये सब्सटेंस। ठीक है, जब भी हमारे सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें CO2 बनता है, बनते बनते CO2 क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है सेल के अंदर, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और ब्लड के साथ वो हमारी ब्रीदिंग में एक्सहेल कर दिया जाता है। O2 कम हो जाता है तो O2 को अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही वाटर की कंडीशन होती है, लेकिन वाटर के लिए यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर भी डिफ्यूजन का ही लॉ फॉलो करता है, बट वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसके लिए अलग टर्म यूज किया गया है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज और समझनी जरूरी है, सोल्यूशन मतलब सेल के अंदर का सॉल्यूशन एंड बाहर का सॉल्यूशन कैसा होने पर मूवमेंट किस तरफ होगा और इन सॉल्यूशन का नेम क्या होगा। यहाँ पे 3 नेम आते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है, उसमें सोल्यूट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, बेसिक जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें आप समझिए कि वो गाढ़ा होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? पतला होता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका कंसंट्रेशन इक्वल होता है, बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। मान लिया ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है किसी चीज का, ठीक है, और ये सेल के अंदर है जिसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है किसी चीज का। किसी भी चीज का हम मान सकते हैं, कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ है? सेल के अंदर, तो क्या करेगी? वो मूवमेंट करेगी बाहर की तरफ। ठीक है, और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक क्लियर हो गया। अब यहीं पे उल्टा अगर हो जाए तो हाइपरटोनिक आउटर एनवायरनमेंट में और हाइपोटोनिक इनर एनवायरनमेंट में हो जाए तो डिफ्यूजन कहाँ होगा? अंदर की तरफ। और अगर दोनों ही तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है तो किसी भी तरह का डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस को मूव करना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? एनर्जी यूज करनी होगी, जबरदस्ती घुसना होगा, और जबरदस्ती के लिए तो ताकत आनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जबरदस्ती जाएगा, एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस के लिए एनर्जी का भी यूज होता है एंड जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर हैं, ये डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर बाहर होते रहते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन भी समझ में आ गए। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, लाइक जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं हमेशा, अगर वाटर के अंदर कोई एनिमल रह रहा है तो उसकी बॉडी हमेशा हाइपरटोनिक होगी और वाटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है। तो क्या होगा? वाटर कॉन्टिन्यूसली डिफ्यूजन के थ्रू। अब बात आती है सिंगल सेल्ड एनिमल्स की। सिंगल सेल्ड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सिंगल सेल्ड एनिमल्स पानी के अंदर रहेंगे, जो वाटर एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर रहेंगे, तो उसके अंदर वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूसली अंदर की तरफ होगा, क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है, बॉडी के अंदर वाटर कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर अंदर आता जाएगा। अब वो उस चीज से कैसे बचेंगे? अगर कंटिन्यूसली वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करते रहे तो एक टाइम के बाद उनकी बॉडी बर्स्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। और कुछ और पॉइंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको ऊपर कि लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिडिटी नहीं होती है, इसमें बिल्कुल भी आराम से मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी थी? सेल वॉल की, जो कि आसानी से बिल्कुल नहीं मुड़ती है। आप अपनी स्किन को देखिए, कितना आराम से आप इसे
मोड़ सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमारी सेल्स की वजह से ही फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या प्लांट्स को आप इतनी आसानी से मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल में क्या है? प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। ऊपर हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ था, बट सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। रिजिड आउटर कवरिंग होती है, रिजिड होता है नेचर में, टफ होता है। और टफ होने की वजह से क्या करता है? ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब ऐसा है तो ऐसा ही मेंटेन रखने के लिए वो हेल्प करता है। और ये इसमें लाइफ नहीं होती है। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, बाकी जो सेल होती है वो लिविंग होती है। सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म में मैंने बताया आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गेनेल्स में हमें जो स्टडी करना है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से हम बना सकते हैं न्यूक्लियस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है इस तरह से, और इसमें पोर भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये सब कुछ आपके में बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो बताया गया है यहाँ पर फर्स्ट पैरा में, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यहाँ पे वही पील की बात की गई है, जो अनियन पील था, मैंने बताया था, जो पन्नी लाइक स्ट्रक्चर था, उसे अनियन पील को हम आयोडीन सोल्यूशन से या सैफ्रेनिन से या मेथिलीन ब्लू से कलर करेंगे। ठीक है, कलर करने पे क्या होगा? हम देखेंगे कि एक जैसा कलर पूरे उस पर नहीं आया है। अनियन पील के ऊपर पूरा एक जैसा सेम कलर नहीं आया, कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट है। डार्क एंड लाइट क्यों आया है? उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप से कलर हुए हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो डार्क कलर से कलर्ड हो जाता है, वो अलग से विजिबल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यही है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये दो मेम्ब्रेन है, ये फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। और इसके मेम्ब्रेन में बहुत छोटे पोर होते हैं पूरी मेम्ब्रेन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर के अंदर क्या भरा रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें पड़ी रहती हैं, एक ये होती है न्यूक्लियोलस एंड ये होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअली जब आप 9th में स्टडी करते हो तो 9th आपका बेस बनाता है आगे की हायर क्लासेस का। यहाँ पे स्टडी करना एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में हम बात कर रहे थे। क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इस तरह का स्ट्रक्चर आपने खूब देखा होगा, अगर आप कोई साई-फाई मूवी देखते होगे तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर बहुत दिखाया जाता है। ये क्या है? डीएनए है। और डीएनए का रोल क्या होता है? डीएनए हमारा इनहेरिटेंस में हेल्प करता है और उसके अंदर हमारी बॉडी को बनाने की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। डीएनए ही कोर है हमारी बॉडी का। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। ठीक है, और ये डीएनए किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर है। क्लियर? इनहेरिटेंस क्या होता है? एक वर्ड अभी मैंने यूज किया, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है जब हमारी जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, हमारी बॉडी कैसी बनेगी, हमारी आईज कैसी होंगी, हेयर कैसे होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों में ले जाई जाती है। किसके थ्रू? हमारे डीएनए के थ्रू ही वहाँ तक ले जाई जाती है। और इस प्रोसेस को ले जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो डीएनए क्या है? इनहेरिटेंस का मटेरियल है। और डीएनए या जो न्यूक्लियस है, अगर वो वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, जितना मैंने बताया वो सब उसमें प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा? यूकैरियोटिक सेल होगा, ट्रू सेल होगी। ठीक है,
और अगर मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट हैं और प्रॉपरली डेवलप्ड क्रोमोसोम नहीं है, खुला हुआ न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो ऐसी सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप की सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड वेल डेवलप्ड सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस पता चल गया आपको? एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेल वॉल भी बनी हुई है, एक बैक्टीरिया की सेल बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने, और यहाँ पर ये सेंटर में न्यूक्लियस नहीं लिखा है इन्होंने, न्यूक्लियोइड लिखा है। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, बट वो प्रॉपर एक कवर में बंद नहीं होता है, जैसे कि हमारा डबल मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल में बंद है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के अंदर बंद है वो। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट न्यूक्लियर रीजन, एक तो डेफिनेट न्यूक्लियर रीजन नहीं है, उसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रॉपर्ली आप एक साइड प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरे साइड यूकैरियोटिक सेल लिखकर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर? पहले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन सेल ऑर्गेनेल के बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को। ये यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है आपका, इसे कंप्लीट करना है सिर्फ। सेल ऑर्गेनेल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 यहीं पे एंड अप करते हैं। थोड़ा सा जाइए, टी वगैरह पीजिए, फ्रेश एयर लीजिए और देन फिर वापस आइए और पार्ट 2 कंप्लीट करिए। तब तक के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।